सो लमार्किज्म कहता है इफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस टू अडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट दोस चेंजेस आर पास्ड ऑन टू इट्स ऑफस्प्रिंग व्हिच इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म कोई भी चेंजेस एक्वायर करता है नॉट टू अडेप्ट बेटर टू इट्स सराउंडिंग, वो चेंजेस उसके प्रोजेनी में पास ऑन होते हैं। गलत था ये। दिस वॉज डिसअप्रूव्ड लेटर बाय ऑगस्ट वीसमैन। ठीक है, तो यहाँ से आया ये पॉइंट द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और जो दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये आया a more frequent and continuous use of a particular organ gradually strengthens it। क्या more continuous, a more frequent use of a particular organ, जैसे I mean देखो ये completely गलत तो नहीं है कहना, but I mean see evolution is beyond this, right? हम सिर्फ ऐसे एक स्टेटमेंट मार के नहीं बोल सकते क्योंकि मैं दिस इज व्हाट लेड टू एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल यू सी फॉर ऑल दोज राइट हैंडेड पीपल हियर, हम देखते हैं कि हमारा इफ आई एम अ राइट हैंडी फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ आई यूज माई राइट हैंड मोर फ्रीक्वेंटली, वो कंपेरेटिवली बेटर वर्क करता है, राइट? इट वर्क्स बेटर इन कंपेरिजन टू माई लेफ्ट हैंड। सो वो तो है। तो द परमानेंट डिस में ये तो नहीं बोलूँगी इट वॉज द लेफ्ट हैंड हैज बीन परमानेंटली डिसयूज, बट लेस फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म समवेयर वीकन्स इट। वो इतना एफिशिएंटली काम कर ही नहीं पाता बिकॉज यू नॉट यूजिंग इट, राइट? ठीक है, तो विच इज व्हाट द सेकंड पोस्टुलेट सेज कि a more frequent and continuous use of a particular organ will gradually strengthen it, develop it, enlarge it, while the permanent disuse of a particular organ will weaken it or deteriorate it। यहाँ से आया theory of use और disuse का नाम। अब देखो, अब all this Lamarckism was completely disproved by a great scientist called August Weismann, not given in NCERT but very important for all of you to connect the dots, very very important। I mean some teachers do explain it, personally my teachers did not in so much detail, and of course you do not have to go into the details if it's not a part of your curriculum, but you have to connect the dots कि exactly Lamarckism के बाद Darwinism आया कैसे। somebody had to disapprove Lamarckism and only then you know एक नई theory accept होगी ना, तो disapproving Lamarck's theory। अब देखो क्या हुआ, this guy is known as August Weismann। The idea that acquired traits could be inherited was officially disproved in the late 1800s by the experiments of August Weismann। और experimentally disprove किया, ऐसे नहीं कि बोल दिया अरे लमार्क तो कुछ भी बोल रहा है इसकी बात मत मानो, you have to experimentally prove it। ठीक है, तो ये जो आइडिया था लमार्क का, मैंने बोला ना कि सबसे बड़ी कमी तो उन्हें ये सबसे बड़ी तो गलती थी, ठीक है, the biggest blunder that he said was कि जो acquired traits could be inherited, ये जो traits आपने acquire किए अपने लाइफ टाइम में, ये आप पास ऑन करते हो अपने ऑफरिंग को। तो मैंने वही बोला ना, इसके मतलब तो यही है कि एक फुटबॉलर का बच्चा फुटबॉलर ही बनेगा या फुटबॉलर ही पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एक्वायर्ड द स्किल ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, द चाइल्ड दैट्स बोर्न वुड बी अ फुटबॉल प्लेयर एवर सिंस ही इज बोर्न। ठीक है, फिर उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आई हैव पास्ड ऑन दैट ट्रेट। ऐसा नहीं होता, राइट? सो दिस वाज ऑफिशियली डिस्प्रूव्ड बाय ऑगस्ट वीसमैन। तो अब देखो ऑगस्ट वीसमैन ने क्या किया। Weismann actually cut off the tails from mice, so he actually conducted these experiments on mice। माइस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ही कट ऑफ द टेल्स फ्रॉम माइस, ठीक है, टेल्स फ्रॉम माइस या कट ऑफ द टेल्स ऑफ माइस। तो उन्हें जो चूहे थे उनकी पूंछें काट दी। ही देन मेटेड द टेललेस माइस। अब उन्हें ये टेललेस माइस थे इनको मेट कराया, ठीक है, रिप्रोड्यूस कराया, एंड ही डिड दिस फॉर मेनी जनरेशन। तो इन्हें कई जनरेशन के लिए किया। आई थिंक इफ़ यू रीड आर्टिकल्स ऑनलाइन इट सेज समवेयर अबाउट 22 जनरेशन्स के लिए इन्हें ये ऑब्जर्व किया, नॉट जस्ट वन नॉट जस्ट टू बट फॉर अ पीरियड ऑफ 22 जनरेशन्स ही ऑब्जर्व दिस। अब उन्हें क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो टेललेस माइस थे, अब देखो कटिंग ऑफ अ टेल इज समथिंग दैट द माइस इज एक्वायर्ड इन इट्स लाइफ टाइम, नॉट लाइक इट वॉज बॉर्न विद दैट टेल। अब उसकी पूंछ कट गई, दिस इज अ ट्रेट दैट इट इज एक्वायर्ड इन इट्स लाइफ टाइम। ना अगर लमार्क की थ्योरी सही होती, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो बिकॉज कटिंग ऑफ अ टेल इज समथिंग दैट द माइस इज एक्वायर्ड इन इट्स लाइफ टाइम, तो इट शुड पास ऑन दैट ट्रेट टू इट्स प्रोजेनी, राइट? तो जो उसका बच्चा होना चाहिए था वो भी टेललेस पैदा होना चाहिए था, बट क्या ऐसा हो रहा था? नहीं हो रहा था ऐसा, बिकॉज ऑगस्ट वीसमैन ही डिड दिस फॉर नॉट वन नॉट टू बट फॉर 22 जनरेशन। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने टेललेस माइस को मेट कराया, द ऑफस्प्रिंग ऑफ द टेललेस माइस, आई एम सॉरी, द ऑफस्प्रिंग ऑफ द टेललेस माइस वर ऑलवेज बॉर्न विद नॉर्मल लेंथ टेल्स। जो इनका बच्चा पैदा हो रहा था, जो इनके बच्चे पैदा हो रहे थे, द प्रोजेनी दैट वर प्रोड्यूस्ड, दे वर ऑलवेज बॉर्न विद नॉर्मल टेल लेंथ्स। ठीक है, टेललेस माइस को जब आप मेट करा रहे हो, टेल का कटना, द taillessness was something that was acquired during the lifetime. So ideally the offspring should be tailless, right? But the offspring of the tailless mice were always born with normal tail lengths. ठीक है, हमेशा एक नॉर्मल टेल लेंथ के साथ पैदा हो रहे थे। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। इस
एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं दे नॉट एक्चुअली इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग। अब लमार्क की थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज एक्चुअली डिसअप्रूव्ड बाय ऑगस्ट वीसमैन हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन माइस फॉर 22 जनरेशंस बाय कटिंग देयर टेल्स एंड ब्रीडिंग देम। तो लमार्क की जो थ्योरी थी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, इसको कंप्लीटली डिसअप्रूव किसने किया? ऑगस्ट वीसमैन ने। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन माइस फॉर 22 जनरेशंस ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इन्हें कितनी जनरेशंस पे काम किया? He conducted this experiment on mice for 22 generation, 22 generations of mice पे experiment conduct किया। How? By cutting their tails, उनकी tails को cut किया and he breeded them, breed कराया। All the mice born were with tails, so जितने भी mice पैदा हुए they were born with tails। Weismann proved that the change in the somatoplasm, अब ये आई मेन लाइन, तो इसका क्रक्स क्या है? तो इससे क्या प्रूव हुआ? ये तो प्रूव हुआ कि हाँ acquired traits are not passed on, बट एक बहुत बारीक चीज़ सामने आई which a lot of textbooks don't mention, which was कि वीसमैन ने से ये प्रूव किया था चेंज इन द सोमैटोप्लाज्म विल नॉट बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन बट चेंजेस इन द जर्म प्लाज्म विल बी इनहेरिटेड। ठीक है, इससे वीसमैन ने एक्चुअली ये प्रूव किया कि जो भी चेंजेस आपके सोमैटोप्लाज्म में आएंगे, सोमैटोप्लाज्म मतलब जो भी चेंजेस आपके सोमैटिक सेल्स में आएंगे, जैसे टेल somatic cells, I hope all of you are aware of what somatic body cells, right, not the germ cells, reproductive cells की बात नहीं करी। तो जो भी changes आपके somatoplasm में आएंगे, जो भी changes आपके somatic cells में आएंगे, ठीक है, that will not be transferred to the next, वो pass on नहीं होगा। बट हाँ, अगर कोई भी change, कोई भी mutation, कोई भी variation आपके germ plasm में आता है, germ cells में आता है, right, अगर कोई भी variation आपकी germ plasm में आता है, germ cells में कोई भी change आता, that will be inherited, वो inherit होगा। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि changes gained by an organism during its lifetime are not inherited by its children। ठीक है, for example, if a guy loses an arm in its battle, तो losing an arm is something that the person has acquired in its lifetime। ठीक है, तो उसका आर्म जो गया वो उसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया, तो उसके हिसाब से तो उसके आर्मलेस बच्चे होने चाहिए, बट ही डज नॉट हैव आर्मलेस चिल्ड्रन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट वीसमैन, सोमैटिक ऑल्ट्रेशंस, जो मैंने बोला सोमैटिक ऑल्ट्रेशन, सोमैटिक सेल्स में चेंजेस जो आते हैं ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म एक्सिस्टेंस, दे आर नॉट हेरिटेबल, वो हेरिटेबल नहीं है। whereas changes in the germ plasm or reproductive cells are, if there's any change in the germ plasm, in the germ cell, in the reproductive cell, वो heritable है। ठीक है, and now came the Darwinism, theory of Darwinism। अब अगर आप ये सब NCERT से directly पढ़ोगे, I mean all of this is given in such a muddled manner in NCERT, I mean which is why I have picked up paragraphs and tried and related them, because NCERT में कोई paragraph related to Darwinism कहीं है, एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में, एक पैराग्राफ एंड में है, दे हैव गिवन लमार्किज्म समवेयर इन द मिडिल, तो बड़े मॉडल मैनर में है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी इन अ सीक्वेंस, इट्स अ स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अब बिफोर एक्चुअली मूविंग ऑन टू डार्विनिज्म, देखो हम डार्विनिज्म के बारे में पढ़ते हैं ना, वी से यू नो, जब भी डार्विन के बारे में हम सुनते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द फ्यू वर्ड्स दैट कम इनटू आवर माइंड? नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट वी यूज्ड टू नो दैट, यू नो, ना पहली बात तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये जो टर्म था ये उन्होंने दिया ही नहीं था। नो, एंड ऑन अनदर थिंग आई थिंक कि डार्विन का ही नाम हमें आता है, बट एक्चुअली में एक और साइंटिस्ट थे हु केम अप विद सिमिलर कंक्लूजन्स, जिनके भी सिमिलर कंक्लूजन्स थे, जिनके भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन से अराउंड द सेम टाइम। बट वाई इज इट सो कि डार्विन को इतना क्रेडिट मिल जाता है, एंड दिस अनदर साइंटिस्ट दैट आई विल मेंशन इन शॉर्टली, वो इतने फेमस है ही नहीं, उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं। इवन व्हेन आई रेड इट आई डिडंट हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, बहुत लोगों को नहीं पता होता उनके बारे में, बट एक्चुअली ही ऑल्सो केम अप विद सिमिलर कंक्लूजन। तो एनसीईआरटी बहुत स्मॉल एक 2-3 लाइन मेंशन करते हैं साइंटिस्ट के बारे में, बट वील अंडरस्टैंड द बैक स्टोरी एंड देन, ठीक है। सो आई हैव क्लियरली मेंशनड हियर, दिस इज द बैक स्टोरी, ये बैक स्टोरी है, राइट, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी, बट necessary for you to understand the concept and connect the dots, ठीक है। तो अब देखो, though the name the scientist that I was actually referring to was Alfred Wallace, ठीक है, Alfred Wallace हैं वो दूसरे साइंटिस्ट, डार्विन एंड Alfred Wallace। अब देखो क्या होता है, you do not have to go into the details but you have to know the story. Interestingly, Darwin and Wallace found their inspiration in economics. Interestingly, Darwin और Wallace they found their inspiration in economics, ठीक है। एक English person थे named Thomas Malthus. He published a book in 1797 called Essay on the Principle of Population, ठीक है, in which he is warning his fellow Englishmen that most of the policies which are designed to help the poor, they were bound to fail because of the relentless pressure on the population growth. तो बेसिकली अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ आपको, तो there was a guy called Thomas Malthus, और दोनों डार्विन और अल्फ्रेड वॉलेस बहुत इंस्पायर्ड थे बाय द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस। तो उनने कहीं ना कहीं थॉमस मैल्थस के वर्क ऑन पॉपुलेशन प्रेशर ये सब पढ़ा हुआ था। सो बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम अ कॉमन ओरिजिन, राइट, एक कॉमन ओरिजिन आ रहे थे, कॉमन किताब पढ़ के, कॉमन थ्योरी पढ़ के आ रहे थे, तो
they could perceive things in a certain manner, which is why they came up with similar conclusions in the end. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि देखो एक इंग्लिश पर्सन थे, देयर वाज अ इंग्लिश पर्सन जिनका नाम था थॉमस मैल्थस. उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की 1797 में, जिसका नाम था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें वो अपने लोगों को बता रही है, ही वाज अ ब्रिटिशर ऑफ कोर्स, वे ही इज टेलिंग हिज फेलो ब्रिटिशर्स दैट लिसन, जो भी आप पॉलिसीज डिज़ाइन करो इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर, इन ऑर्डर टू हेल्प द नीडी, द डेस्टिट्यूट्स, ठीक है, द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट, जो भी आप पॉलिसीज एक्चुअली डिज़ाइन कर रहे हो उनकी मदद करने के लिए, ये सब फेल हो जाएंगी. ठीक है, दे वर बाउंड टू फेल, राइट. ये सब फेल होना इनका निश्चित ही है बिकॉज ऑफ द रिलेंटलेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. जो स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एंड द प्रेशर दैट इज एक्सर्टिंग ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारी कोई पॉलिसी सक्सेसफुली नहीं होगी. तो पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ से आ रहे थे. ठीक है, दिस वॉज मोर और लेस व्हाट हिज कॉन्टेक्स्ट वाज ऑल अबाउट. नाउ व्हेन डार्विन एंड वॉलिस रेड मैल्थस, जब डार्विन और वॉलिस ने मैल्थस की किताब पढ़ी, understand when he they studied about the principles of population, और कैसे population pressure exert करे environment पे, and the pressures faced by the population itself, it occurred to both of them that animals and plants should also be experiencing the same population pressure. उन दोनों के दिमाग में ये आया कि यार animals और plants, of course also none of us exist as individuals, right, we exist in groups, right, तो in groups of similar species जिसको हम populations बोलते हैं. तो उनके दिमाग में आया कि यार फिर अगर इंसान ऐसा प्रेशर फेस कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वी हैव लिमिटेड स्टफ, हम इन्वायरमेंट से ये प्रेशर, ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स जो वो भी तो पॉपुलेशन में रह रहे हैं, दे मस्ट ऑल्सो बी एक्सपीरियंसिंग सिमिलर प्रेशर. वॉलेस सप्लाइड डार्विन विद बर्ड्स फॉर हिज स्टडीज एंड डिसाइडेड, ठीक है. अब ऐसे बहुत ऐसे बीच में लंबी स्टोरी हुई, उसके बाद ठीक है उन दोनों के समझ में आया कि हाँ एनिमल्स और प्लांट्स भी प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे. फिर वो अपनी रिसर्च में निकल गए. ठीक है, जैसे अल्फ्रेड वॉलेस एनसीईआरटी सेज, आई विल रीड आउट एनसीईआरटी, डोंट वरी. अल्फ्रेड वॉलेस आई गेस मलय आर्किपेलागो में गए, डार्विन वैंट टू गैलापागोस एंड अ लॉट ऑफ अदर पार्ट्स. दोनों ने अपने सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, केम अप विद सिमिलर कंक्लूजन. अब क्या हुआ, अब वॉलेस एक्चुअली सप्लाइड डार्विन विद बर्ड्स फॉर हिज स्टडीज़. वॉलेस ने डार्विन को कुछ बर्ड्स चाहिए थे अपनी स्टडीज़ के लिए. वॉलेस ने डार्विन को कुछ बर्ड्स दी एंड ही डिसाइडेड टू सीक डार्विन्स हेल्प. उन्होंने डार्विन की मदद लेने की सोची. उन्होंने डार्विन की मदद की बाय गिविंग हिम बर्ड्स एंड देन उन्होंने डार्विन की मदद लेने की सोची कि लिसन डार्विन, I went to Malay Archipelago, I came up with some conclusions, would you help me in publishing these? ठीक है, तो he seeked Darwin's help in publishing his own ideas on evolution. He sent Darwin his theory in 1858. अब उनने डार्विन को अपनी थ्योरी और अपनी बेसिकली बेसिक रफ आउटलाइन ऑफ वट एवर ही अंडरस्टूड, ठीक है, वट एवर ऑब्जर्वेशन ही मेड, उसका एक रफ आइडिया उनने एक लेटर के थ्रू उन्हें डार्विन को भेजा इन 1858. which to Darwin's shock nearly replicated Darwin's own. And when Darwin actually read it, ठीक है, जब डार्विन ने एक्चुअली पढ़े उनके पॉइंट कि अच्छा दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट इज मेकिंग, Darwin was mind blown. He was absolutely stunned. He was flabbergasted. He was like, what the hell? He was like, how is it possible? Because the pointers nearly replicated Darwin's own. Because ये जो conclusions थे, Darwin ने बोला अरे ये तो वही conclusions थे जो मेरे हैं भाई. मतलब they had similar conclusions. तो Darwin तो भाई एकदम हक्का बक्का रह गया. He was like, what the hell? I mean, how can two different people, conducting experiments in two separate places come up with similar conclusions? मतलब कहीं ना कहीं बात तो सच है, ठीक है. तो डार्विन ने बिना समय बर्बाद किए 1858 में, ठीक है, जब उनके पास अल्फ्रेड वॉलेस ने अपनी थ्योरी भेजी समझने के लिए, डार्विन ने बिना समय बर्बाद किए 1859 में तो अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी ऑन एवोल्यूशन. ही वाज लाइक, आई हैव टू गेट द क्रेडिट, वॉलेस क्रेडिट ले जाएगा सारा. तो एक्चुअली विच इज़ वाई वी से दैट वी शुड एक्चुअली थैंक अल्फ्रेड वॉलेस. देखो यहाँ पे भी देखो पॉइंटर्स लिखे हुए हैं where they do talk about this, where they say 1858 में वॉलेस एक्चुअली सेंड डार्विन अ लेटर आउटलाइनिंग हिज थ्योरी ऑन एवोल्यूशन. 1858 में वॉलेस ने एक्चुअली डार्विन को एक लेटर भेजा एक्सप्लेनिंग द क्रैक्स ऑफ हिज थ्योरी ऑन एवोल्यूशन. डार्विन वाज सरप्राइज्ड दैट वॉलेस's बेसिक आर्ग्यूमेंट्स वर द सेम एज हिज. डार्विन एकदम हैरान हो गए ये देख के कि वॉलेस के जो बेसिक कंक्लूजन्स थे या बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे, दे वर द सेम एज हिज. वो डार्विन से बिल्कुल हूबहू मिल रहे थे. spurred Darwin to publish his theory in his book in 1859. That spurred Darwin. That ठीक है, उसकी वजह से डार्विन ने तुरंत, spurred Darwin means hastened Darwin, उसकी वजह से डार्विन ने जल्द से जल्द अपनी थ्योरी को पब्लिश किया अपनी बुक में 1859 में. The theory should really be referred to as the Darwin-Wallace theory. इस थ्योरी को एक्चुअली में हमें Darwin-Wallace theory बोलना चाहिए, but at your levels, at our levels of class 12 syllabus, NCERT अल्फ्रेड वॉलेस को इतना क्रेडिट नहीं देती है, या फिर इन जनरल जो हमारे लेवल पे जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो वॉलेस की बात इतनी नहीं करती हैं, एंड डार्विन एक्चुअली टेक्स द लीड हियर.
ठीक है, अब देखो, अब नाउ दीज आर लाइन्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड नाउ एनसीईआरटी वुड मेक सो मच मोर सेंस टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब देखो, evolution of life forms a theory. Now, based on observations made, now this NCERT speaks about Darwin here. Based on observations made during a sea voyage in a sail ship called the HMS Beagle round the world, Charles Darwin concluded that the existing life forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life forms which existed millions of years ago. Based on observations made during a sea voyage in a sail ship called the HMS Beagle round the world, Charles Darwin concluded कि जो existing life forms जो life forms exist कर रही हैं अभी, they share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life forms which exist millions of years ago. अब I'll explain it. तो देखो एक्चुअली में क्या हुआ ना, जो चार्ल्स डार्विन थे, ही वेंट ऑन अ सी वोयाज, एक वो एक सी ट्रिप पे गए अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, और उनकी शिप का जो नाम था इट वॉज HMS बीगल. HMS स्टैंड्स फॉर हर मेजेस्टी शिप, हर मेजेस्टी शिप या हर और हिज मेजेस्टी, आई गेस हर मेजेस्टी. सो अब ये वाई द वियर्ड नेम, राइट? तो HMS, His Majesty's ship, HMS, it's an abbreviation. It's a ship prefix that is used for ships, you know, in some of the monarchies like Britain. ठीक है, तो वो अपनी जिस शिप पे वो ट्रैवल कर रहे थे, वो नेवी शिप. ठीक है, मतलब एक नेवी शिप थी जिसका नाम था HMS बीगल. एंड या ही और इस ट्रिप से उन्हें कंक्लूड किया, अल्टीमेटली कंक्लूजन्स क्या थे, क्या क्या हुआ, विल talk about each one in detail. But ultimately, you know, जब वो इस शिप पे ट्रैवल कर रहे थे and went to different places, उन्हें अल्टीमेटली ये कंक्लूजन किया कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रही हैं आज के समय में, द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, दे शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स, कि वी ऑफकोर्स जो आज जो लाइफ फॉर्म्स अभी एग्जिस्ट करें, दे शेयर सिमिलैरिटीज टू ईच अदर. ठीक है, उनमें काफ़ी सारा सिमिलैरिटीज़ हैं, ऑफकोर्स डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं. दे शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज, उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं. बट उन्हें ये बोला कि वी शेयर सिमिलैरिटीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स, हम सिर्फ हम में ही सिमिलैरिटीज़ नहीं, वी शेयर सिमिलैरिटीज विद द एंसेस्टर्स ऑल्सो, वी शेयर सिमिलैरिटीज विद द लाइफ फॉर्म्स विच एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. Many such life forms do not exist anymore. उनमें से तो कई सारी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट भी नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, वी रिजेंबल्ड आवर एंसेस्टर्स इन सम वे और द अदर, बट सी जो वो एंसेस्टर्स हैं वो अब एग्जिस्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो मेनी लाइफ फॉर्म्स, बहुत सारी ऐसी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट भी नहीं कर रही हैं. दैट बीन एक्सटिंक्शंस ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ. ठीक है, दैट बीन एक्सटिंक्शंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, एक्सटिंक्शन होता गया है, एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होता गया है. ठीक है, इन कई सालों में काफ़ी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती गई हैं. दैट मीन एक्सटिंक्शंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर्स विच हैव गॉन बाय. जैसे जैसे नई नई फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनती जा रही हैं, पुरानी वाली का एक्सटिंक्ट भी होती जा रही हैं. ठीक है, दैट्स हाउ इट्स ऑल वर्किंग, राइट? सो देयर हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स. ही टॉक्स अबाउट ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म्स का. ठीक है, any population has built-in variation in characteristics. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. In order to understand the remaining two lines, you'll actually have to understand the features of Darwinism. कि Darwin के postulates क्या थे, what all were his features, what all were the conclusions that Darwin actually made or came up with. Okay. So these were some of the salient features of Darwin. मैंने बताया ना, NCERT नई बात करती है, so you'll have to connect the dots if you really want to understand the science the way it should be understood. ठीक है, you cannot mug up every concept in biology. That's not how it works. You'll have to connect the dots in order for you to retain the concept in the long run. So देखो, the salient features of Darwin's theory of evolution, if we talk about, let me change the color of the pen to blazing red. Okay. According to Darwin, living organisms possess high reproductive potential, that is biotic potential. So देखो, Darwin के कुछ postulates थे. पहला postulate उसमें था, वही talks about the R, reproductive fit, जो R हम पढ़ते हैं ecology में, the intrinsic rate of the natural rate of increase, right? The intrinsic rate जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, द बायोटिक पोटेंशियल. तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे पोजेस हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या मोस्ट ऑफ द, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बढ़ने की शक्ति है, राइट? दे हैव दिस हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, हाई बायोटिक पोटेंशियल है. और इन these living organisms can actually increase in geometric और exponential manner. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं. ठीक है, मतलब बढ़ सकते हैं 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8. दैट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट? सो दे कैन इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल मैनर. ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं. दैट्स व्हाट ही सेड. दैट वाज द फर्स्ट कंक्लूजन. बट माय क्वेश्चन इज,
That's what he said. That was the first conclusion. But my question is, क्या हर ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है? नहीं, राइट? मतलब हर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम ऐसे वे तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट क्या हम ऐसे मैक्सिमम तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन स्पेस ऑन अर्थ एंड ईच इकोसिस्टम हैविंग अ कैरिंग कैपेसिटी. ऐसा क्यों नहीं है? हम ठीक है, हम सबका बहुत हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, तो क्यों हम मैक्सिमम रेट पे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? क्यों हम इंसान हर साल बच्चे पैदा नहीं कर रहा है? या फिर इंसान तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया था, मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन हटा. कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लूँ तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो क्यों नहीं कर रहा है भाई? अगर सबका इतना रिप्रोडक्टिव तो वो करे एकदम ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कि जो हमारे अराउंड रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है. एंड ह्यूमन एंड नॉट जस्ट एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड रिसोर्सेज इन नेचर आर नॉट अनलिमिटेड. कुछ भी अनलिमिटेड तरीके से प्रेजेंट है ही नहीं नेचर में. ठीक है, अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है तो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज होती, हम रिसोर्सेज कंज्यूम किए जा रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज खत्म होनी नहीं है, किए जा रहे हैं, तो तब तो समझ में आता है कि यार शायद ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियली ग्रो करे. बट रिसोर्सेज ही जब अनलिमिटेड नहीं है तो कैसे आप अनलिमिटेड तरीके से ग्रो कर सकते हो? ठीक है, सो देयर इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन स्पेस ऑन अर्थ. और जैसे कि हमने इकोलॉजी में डिस्कस भी किया था, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव रेड इकोलॉजी. आई वुड एक्सप्लेन इकोलॉजी व्हेनेवर आई गेट टाइम, और मे बी वेरी शॉर्टली. तो इकोलॉजी में हम एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी, कि हर इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी होती है, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट. ठीक है, उससे व्हेन वंस इट रीचेस इट्स कैरिंग कैपेसिटी आफ्टर दैट डेथ स्टार्ट्स हैपनिंग, उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स को सपोर्ट, उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर ही नहीं सकता वो इकोसिस्टम, राइट? तो बिकॉज हर इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी है, देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, विच इज़ वाई हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, बट क्या वो हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल शो कर पाते हैं? नहीं कर पाते. सो अब इससे उनका तीसरा पॉस्टुलेट आता है. ठीक है, दिस लीड्स अस टू द थर्ड पॉस्टुलेट. And the third postulate says, one second, this brings us to the third point. Third point ये बोलता है कि जो limited resources हैं, अब ये resources limited हैं, ठीक है, these limited resources results in competition for obtaining maximum resources necessary for survival, and this is struggle for existence. तीसरा postulate struggle for existence. पहला वाला high reproductive potential, दूसरा वाला limited food and water and space and shelter, limited resources हैं, और थर्ड वाला बात करता है struggle for existence. अब ये struggle for existence का concept क्यों आया? देखो, we are also struggling to exist. अब जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से उसी एग्ज़ाम में अगर मान लो 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं फॉर द एग्ज़ाम, एंड इफ देयर आर 20 लाख सीट्स, देयर वुड बी नो कंपटीशन, राइट? सब पढ़ेंगे आराम से, सब इवेंचुअली सिलेक्ट होनी है बिकॉज देयर आर 20 लाख सीट्स. But that's not the case, because the seats are limited. The seats are limited to 50,000. 50,000 limited seats. और limited seats के लिए इतने लोग compete कर रहे हैं. So which is why there's a struggle for existence, right? Because everybody wants to obtain that one seat and grab that one seat. इसलिए तो आ रहा है struggle for existence. यहीं से तो आ रहा है the whole concept of competition. The competition actually में कहीं ना कहीं competition is actually what's driving evolution in one way. तो बिकॉज ये लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचर में, अब इसको कंपेयर करो इस पॉस्टुलेट से कि बिकॉज नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड वी ऑल वांट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. हर कोई उन्हीं रिसोर्सेज के पीछे भाग रहा है, उन्हीं रिसोर्सेज को पाना चाहता है, एंड यहीं से द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस कम्स कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर किसी को वही रिसोर्सेज चाहिए, हर 20 लाख बच्चों को वही 50,000 सीटें चाहिए, तो कंपटीशन तो आएगा ही ना. अब कंपटीशन के भी वेरिएंट्स आ जाते हैं. ठीक है, एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल विच इज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, और ज़्यादा सीवियर हो जाता है बिकॉज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज उनकी कितनी सारी मतलब उनकी फीडिंग हैबिट्स, उनका रहन सहन, a lot of factors would be absolutely similar. तो उनके बीच में जो competition होगा वो और ज़्यादा severe हो जाएगा, right? And then we have interspecific. Inter means between, specific means species. तो between species, तो interspecific competition या interspecific struggle is between members of different species. ठीक है. और last जो उनका fourth postulate था, which was about the environmental challenges that we face, right? It says that the constant environmental struggle between the organism and the restraining factors of the environment. तो उनका जो ये चौथा postulate है, ये बात करता है about the pressures of the environment. जो constant environmental struggle है between organisms and the environment. तो ये जो environmental struggle चल रहा है, ठीक है, between the organism and the environment, ठीक है, तो क्यों? Because देखो, environment will not always be rosy and hunky dory according to all of us. ऐसा नहीं होगा, right? Environment will throw a lot of challenges, and only those organisms will be able to overcome those challenges in the long run, would be able to survive, right? तो एक जैसे कि मतलब इन्वायरमेंट कितने सारे चैलेंजेस थ्रो कर रहा है. कभी फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, और कभी ड्राउट, फ्लड्स, तो ये सारी नेचुरल, ये एक तरीके से चैलेंजेस ही तो है. कभी टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है. सो ओनली ऑर्गेनिजम्स विल बी एबल टू कोप अप विद द इन्वायरमेंट because environment is constantly changing, right? Only will be able to adapt better with survive in the long run. तो एक constant environmental struggle भी चलता रहता है organism और environment के बीच में, ठीक है. So these are some of the postulates or the salient features of Darwin, right? तो वही तो आप देखो, हाँ अभी देखो, अभी और भी हैं अभी. postulate number 5 says
Organisms having useful variations are better adapted to the environment and are thus selected by the nature, while the unfit ones who are unable to adapt die in the process. अब ये वहीं से आया. Fifth point is actually a continuation of the fourth point. And the fifth point says कि वो organisms जिनके पास useful variations है, वो organisms जिनके पास useful variations है, they are better adapted to the environment. ठीक है, वो और ज़्यादा better adapt कर पाएंगे environment को. समझे? तो वही है कि देखो, जो जिनके पास अच्छे वेरिएशंस होंगे, ठीक है, जिनके पास अच्छी ट्रेट्स होंगे या अच्छे फीचर्स होंगे, और या फिर जो बेटर अडाप्ट कर पाएंगे, उन्हें नेचर सेलेक्ट कर लेगा, राइट? अब फॉर एग्जांपल मान लो सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कहीं का, अब जो उस टेम्परेचर कंडीशंस में सर्वाइव कर लेगा, जो अपनी बॉडी में से सूटेबल वेरिएशंस ले आएगा, विच विल हेल्प देम कोप अप विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, those species will be selected by nature. उन्हें nature select करेगा. Nature was like, you stood the test of time, you stood the test of nature, we select you. अब लेकिन there will be certain species जो शायद adapt ना कर पाए, which will be unable to adapt, right? उन्हें nature select नहीं करेगा, उन्हें nature reject कर देगा, and they will ultimately die in the process. ठीक है, इसको this is called natural selection by Darwin. इसी को बोलते हैं the process of natural selection and survival of the fittest by Herbert Spencer. अब ये जो term था survival of the fittest जो हम यूज़ करते हैं डार्विन की थ्योरी में कई बार, तो survival of the fittest, this term was actually given by Herbert Spencer. Herbert Spencer ने दी थी ये term, ना कि डार्विन ने. ठीक है, तो यही है होल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन. ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं कि वंस विद यूजफुल वेरिएशन विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर. ठीक है, एंड वंस वी डू नॉट डेवलप दीज यूजफुल वेरिएशन विल बी रिफ्यूटेड और रिजेक्टेड इन द एंड, एलिमिनेट हो जाएगा वो. इसी को तो बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? तो वही है यार, जो सबसे बेस्ट तरीके से अडाप्ट करेगा वही इवेंचुअली सर्वाइव हो जाएगा. इस टर्म ये जो वर्ड था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्लीज रिमेंबर दिस वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर. और देखो, डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का सिर्फ मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस. डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बेसिकली अगर जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा फिट है वो उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा. इन द सिंपलिस्टिक टर्म्स आई टेल यू. ठीक है, वन विच इज मोर फिट अकॉर्डिंग टू डार्विन विल बी एबल टू जनरेट मोर ऑफस्प्रिंग्स, लीव बिहाइंड मोर ऑफस्प्रिंग, तो उसे हम ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट मानेंगे. और लास्ट पॉइंट नंबर 6 गिवन बाय डार्विन, जो 6 पॉइंट था वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. दिस टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. ठीक है, आप ये कुछ ऑर्गेनिज्म ने यूजफुल वेरिएशंस डेवलप किए. Now, accumulation of useful variations over the generation will lead to the formation of new species. अब ये क्या होगा, यूजफुल वेरिएशन इकट्ठे होते जाएंगे. ठीक है, इकट्ठे होते जाएंगे इन द जीन पूल. ठीक है, ओवर द इयर्स, ओवर मेनी जनरेशन ये यूजफुल वेरिएशन इकट्ठे होते जाएंगे एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. नाउ दिस वाज डार्विन्स थ्योरी in the simplest terms. I hope I was able to make some sense out of it. अब quickly अगर हम last paragraph NCERT का पढ़ें, which we left, it says कि any population has built in variation in characteristics. हर population के पास built in मतलब कुछ inbuilt variations होते हैं characteristics में. and यह मतलब हर, देखो अब मेरे पास जो characteristics है might differ from the characteristics or might differ from the characteristics that a dog has or that a cat has or that a snake has or a monkey has. ठीक है, तो किसी भी population में जो variation मतलब जो variations होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं. ठीक है, तो एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस होते हैं. अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें इनेबल करेंगे, विच विल इंश्योर दैट विच विल हेल्प अस टू अडाप्ट बेटर टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, वुड आउटब्रीड ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, वुड आउटसाइज ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, वुड ओवरपावर, वो कैरेक्टर्स ओवरपावर करेंगे एंड इट वुड हेल्प अस टू सर्वाइव बेटर अंडर सच नेचुरल कंडीशंस. अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. अनदर वर्ड जो डार्विन यूज करते हैं वो है फिटनेस. अब एनसीईआरटी ने पता ना ऐसे दे दिया है, वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ आई हैड नॉट एक्सप्लेन्ड यू दोस 6 पोस्टुलेट्स? नो, राइट? तो एक और जो शब्द डार्विन यूज करते हैं वो है फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, एज आई सेड, रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस. फिटनेस का मतलब डार्विन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव फिटनेस. ठीक है, जिसका मतलब है वन सेकेंड. तो फिटनेस का मतलब अगर हम डार्विन के हिसाब से सोचें तो डार्विन कहते हैं कि दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव बिहाइंड मोर प्रोजेनी देन अदर्स. मैंने बताया आपको कि जो ज़्यादा फिट होगा will produce more offspring, will leave behind more progeny than others. These therefore will survive more and hence selected by nature. अब because for example we have species A and species B. अब species A, let's say species A ने ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस किए तो वो डार्विन के हिसाब से ज़्यादा फिट है, they are better fit and which is why they leave behind more progeny. And अब now they have left behind, let's say it has left behind only 2 and it has left behind 4. So this will leave behind more progeny and therefore they will survive more. अब ये ज़्यादा बच्चे हैं तो इनके ज़्यादा चांसेस है सर्वाइव होने के. ठीक है, बी वाली की कंपेरेटिव इनके ज़्यादा चांसेस है सर्वाइव होने के एंड हेंस दे विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर एंड ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला. अब एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ दे दिया है जो समझ आता नहीं है एंड वी टेंड टू स्किप इट एंड देन वी हेट द सब्जेक्ट व्हिच पर्सनली आई डिड. It stopped making sense to me. It's like, what the hell is NCERT talking about? It's very difficult to decode every line of NCERT.
see, decoding NCERT is not just reading out lines from NCERT, but actually making sense out of every line. There's a hidden message behind every line, ठीक है. एंड देखो अब यहाँ पे NCERT बात करती है अल्फ्रेड वॉलिस के बारे में, जो मैंने आपको बताया था. अब देखो अल्फ्रेड वॉलिस के बारे में तो मेरे को कोई सीक्वेंस है ही नहीं एक्चुअली में. अब देखो अल्फ्रेड वॉलिस के बारे में NCERT बोलती है, अल्फ्रेड वॉलिस वॉज अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलई आर्किपेलागो. ही हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन्स अराउंड द सेम टाइम, ठीक है. अल्फ्रेड वॉलिस एक नेचुरलिस्ट who actually worked in Malay archipelago. He also came up to similar conclusions around the same time. In the due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. Due course of time में उन्होंने देखा कि नए types of organisms दिख रहे हैं. So all the existing life forms, उन्होंने भी यही बोला कि जितनी भी existing life forms हैं अभी जो exist कर रहे हैं, they share similarities among themselves and they share similarities to the life forms which have existed before them. So all the existing life forms share similarities and they share common ancestors. कहीं ना कहीं वो कॉमन एंसेस्ट्री वाली बात आ जाती है. हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. मैंने वही बोला, लेकिन ये एंसेस्टर्स जिनसे शायद हम रिजेंबल करते हैं टू सम डिग्रीज, टू वेरिंग डिग्रीज, शायद ये अलग अलग पीरियड्स में प्रेजेंट थे. वो प्रेजेंट एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. अब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ closely correlates with the biological history of Earth. A common permissible conclusion is that the Earth is very old, not thousands of years old as was thought earlier, but billions of years old. ठीक है. तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है अर्थ की, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, इट क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है दैट कोरिलेट्स मतलब हैज़ अ क्लोज कनेक्शन. जो जियोलॉजिकल मीन्स जोग्राफी रिलेटेड टू जोग्राफी, राइट. तो जो जोग्राफिकल चेंजेस है, जोग्राफिकल हिस्ट्री रही है अर्थ की, that has a connection with the biological history. The common permissible conclusion, permissible का मतलब होता है which is accepted by majority. एक acceptable conclusion ये होगा कि अर्थ जो है is old. अर्थ old है, definitely बहुत old है, लेकिन not thousands of years as was thought. जो हमने पहली जो थ्योरी पढ़ी थी, theory of special creation, which says Earth was around 4,000 years old. अर्थ बहुत पुराना है, and not just thousands of years old, but billions of years old. इतना ज़्यादा पुराना है. And yeah, I hope. And now we move on to the next topic. अब देखो, अब हम बात करते हैं वेरियस थ्योरीज़ की. तो जैसे मैंने बताया, डार्विन टॉक्स अबाउट नेचुरल सिलेक्शन.